हेलो एंड वेलकम बैक टू वेदांता कोचिंग अकेडमी। माय नेम इज जीवन कुमार। तो जैसा आप सबको पता है, वी आर डूइंग द हिस्ट्री। आप लोग मेरे साथ हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और हम कर रहे हैं अभी मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में हम ऑलमोस्ट हमारा जो दिल्ली सल्तनत है, बाकी जितने भी आपके जो एस्पेक्ट रहते हैं, बहमनी, विजयनगर, रीजनल किंगडम्स, वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इवन मुगल्स में भी हमने जो लास्ट लेक्चर था हमारा, हमने अकबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है दैट इज अबाउट लेटर हमारे मुगल्स ही होने वाले हैं। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द लेक्चर एंड इसमें हम आपके जहांगीर, शाहजहां और साथ ही साथ हम औरंगजेब तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके साथ जैसे हमारा मुगल्स खत्म होंगे तो हमारा जो है मिडिवल आपका मध्यकालीन भारत भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आपने अकबर के बारे में पढ़ा कि कैसे अकबर व्हेन ही बिकेम द किंग ही वाज जस्ट अ 9 और ही वाज जस्ट 12 और 13 इयर्स ओल्ड। और 13 12 13 ईयर में ही बिकेम द किंग एंड देन आफ्टर ही एस्टेब्लिश वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर, और बहुत बड़े साम्राज्य की स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर की नींव रख के ही डाइड इन 1605। ठीक है, 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके हमने सैन्य अभियानों के बारे में बात करी, हिज मिलिट्री एक्सपेडिशंस के बारे में बात करी, कैसे उनके द्वारा राजपूतों को सबड्यू किया गया विद हिज पॉलिसी ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, है ना। साथ ही साथ उन्होंने देखिए दोनों चीजों को पैरेलली रखा। एक साइड उन्होंने अपनी जो कन्क्वेस्ट है दैट कंटिन्यूड, है ना, जो कन्क्वेस्ट है वो कंटिन्यू होती गई उनकी। ठीक है, दूसरा उनका डिप्लोमेसी के थ्रू जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्होंने उन सभी चीजों को यूटिलाइज करा। हमने पहले बात करी कि थ्रू आउट हिस्ट्री ये होता रहा है। पहले व्यक्ति आपके जब हम मगध की एक्सपेंशन को पढ़ते हैं तो उस समय आपके जो बिंबिसार साहब है जो कि हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है, उनके द्वारा इस चीज को, इसी प्रकार की पॉलिसी को भी डिवाइस किया गया था। एंड सेकेंडली हम बाद में देखते हैं कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपके अकबर के द्वारा भी सेम पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड देन अपनी उन्होंने जो टाइम की नीड है ना उस चीज को यूटिलाइज करते हुए, इवन दो देखिए अकबर के बारे में कहा जाता है आपके जो 3 मेजर रूलर आते हैं आपके इंडियन हिस्ट्री में, जिनका अनपढ़ होने के साथ साथ भी उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में ना बहुत अमिट छाप छोड़ी है। तो इसमें आते हैं आपके एक अलाउद्दीन खिलजी। हमने बात करी थी जब हम दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी साहब आए, द वन हु वाज अ इलिटरेट। कौन है ये? भी इलिटरेट है। और दूसरे आपके हैदर अली, ही वाज आल्सो इलिटरेट पर्सन। एंड देन अकबर, इलिटरेट होते हुए भी दे आर वन ऑफ द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन ऑफ देयर टाइम। ठीक है, बहुत वाइजेस्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, जिनके द्वारा बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई विच वर बेनिफिशियल फॉर द पीपल एंड देन दे वर एबल टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर। एक स्ट्रॉन्ग और एक मजबूत और एक सुदृढ़ शासन की इन्होंने स्थापना करी अकबर के द्वारा। कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ जो इन्होंने इकोनॉमिक चेंजेस करे, जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है, किस प्रकार से इनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन रहा है ना, उन्होंने कैसे जो है आपकी हिंदू और मुस्लिम इन दोनों के बीच में ही ट्राई टू यूनिफाई ऑल दिस पीपल एंड टू क्रिएट द बैलेंस इन हिज एम्पायर, है ना। इनकी जो सेकुलर टेंडेंसी है, हमें चाहे वो जिजिया जैसे कर को समाप्त करना, विच वर डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, ठीक है, इन जैसे टैक्सेस को हटाना, साथ ही साथ एक पन्ने पर सबको ले आना, सो एक ही पेजेस पे सबको ले आना। इट वाज द पॉलिसी विच वाज फॉलोड बाय द अकबर। फोर्स कन्वर्जन को स्टॉप करना, फोर्स कन्वर्जन को रोकना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इनके द्वारा जो की गई। ही इवन दो ही इलिटरेट होने का रीजन भी ये है कि बेसिकली ही हैड टू फेस सो मच ऑफ अ स्ट्रगल। देखिए हुमायूं के टाइम पे ही वाज बोर्न इन अमरकोट, फिर वहां से ईरान, ईरान से भारत आना, भारत में जाकर के बहुत छोटी सी उम्र में राजगद्दी संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन एम्पायर एंड देन बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एम्पायर। डिड नॉट पे हीड टुवर्ड्स द एजुकेशन एंड कुडंट डू दैट, है ना, लेकिन बहुत इंटरेस्टेड है हर चीज में, है ना। आर्ट एंड कल्चर का विकास भी हुआ, हमने वो भी पढ़ा। साथ ही साथ कैसे लिटरेचर की जो डेवलपमेंट होती है, लिटरेचर के साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इनके द्वारा, जो दीवाने इबादत खाना की स्थापना करना, जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के हर एस्पेक्ट से लोग आएंगे और क्या करेंगे, उनके बीच में एक डिबेट होगा। डिबेट कैसा होगा? एक स्पिरिचुअल एंड काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स टू क्या करना, उन जो आपकी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन टू डिस्कवर जो आपके जितने भी रिलीजन हैं उनकी गहनता में जाकर के उनका अध्ययन करना, और एक किस प्रकार से इन सभी इनकी जो इबादत खाना की डिस्कशंस हैं इनसे वो इन्फ्लुएंस होकर के ये दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना करते हैं, और कैसे उनके द्वारा इट स्टार्टेड एंड देन ऑल दोस थिंग्स दैट वी स्टडीड, है ना, इनके सभी चीजों से। तो ये सब करते हुए इनकी जो मृत्यु है 1605 होती है। एंड देन आपके जो रूलर बनते हैं उस समय आपके हैं जहांगीर। जहांगीर फ्रॉम 1605 से लेकर के 1627 तक ही रूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं शाहजहां। अब जब हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, आपने 3-4 चीजें याद रखनी है। पहला, इनके द्वारा ही ऑल्सो continued the policy of annexation and expansion of the empire। ठीक है, इनके द्वारा भी ये कंटिन्यू किया गया, एक्सपेंशन कंटिन्यू की गई, एनेक्सेशन कंटिन्यू की गई। आपका जो मुगल एम्पायर है इट वाज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से। एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑन द लाइन ऑफ अकबर
एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने सेम लाइन पे फॉलो करा, थोड़े बहुत चेंजेस किए गए उनमें, कुछ एक चेंजेस हैं जो इन्होंने, वो हम डिस्कस करेंगे। देन ऑल्सो वाज अ वेरी जस्ट रूलर, ठीक है, जस्ट भी है एंड साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि इनका एक तरह से ये कहीं ना कहीं रिजिड भी हैं, जहां पे इन्होंने काफी पनिशमेंट, जो आपकी कैपिटल पनिशमेंट है उसको भी बरकरार रखा। तो ये सारी चीजें हैं जो जहांगीर के टाइम पे। दूसरा, जब हम इनके सैन्य अभियानों को पढ़ते हैं तो आप हिमाचल के हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप पढ़ते हो कांगड़ा के संदर्भ में। अब कांगड़ा के संदर्भ में क्या है, ही बिकेम द किंग इन 1605, 15 ऑनवर्ड्स, 1615 से लेकर के 20 तक ये तीन बार एक्सपेडिशंस भेजते हैं। तो कांगड़ा वाज एट द टाइम, देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटरी। जितने भी रूलर हैं, अगर आप कांगड़ा को ऑक्यूपाई कर लोगे, आपको एक ना बफर जोन क्रिएट करेगा बिटवीन द पहाड़ी रूलर्स। आपकी जो पहाड़ी रास्ते हैं दैट विल कम अंडर यू, है ना, आपके वो प्रोटेक्टरेट में आ जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये पंजाब के साथ पंजाब वाले रीजन को कॉन्कर करने के लिए भी आपको नहीं, एक बफर जोन की तरह आपको बफर जोन की तरह आपको मिलता है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यूटिलाइज करते हुए ने ही वांटेड टू, अकबर के टाइम पे भी प्रयास किए गए। देखिए, अब हम जब आप हिमाचल की हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तब आप देखोगे कैसे वो जो गुलेर के राजा राम सिंह है उनको भेजते हैं, एंड देन विधि चंद जो उनके फादर साहब है उनको पकड़ लेते हैं। ही वाज बेसिकली एट द टाइम ही डाइड, एंड देन अगेन ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर ना। तो आप देखते हैं अकबर के द्वारा भी प्रयास किए गए, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस अकबर वाज नॉट एबल टू ऑक्यूपाई द एंटायर कांगड़ा। क्यों? क्योंकि उधर पंजाब में विद्रोह हो गया, उनके जो खुद के रिश्तेदार हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया, उनके भाइयों ने, एंड देन ही हैड टू गो बैक टू सप्रेस दैट रिवोल्ट, ठीक है। वो सारा रीजन था। इनके टाइम पे इन्होंने अपना फुली डिवोशन दी, एंड देन ही ऑक्यूपाइड दिस एंटायर रीजन फ्रॉम 1615 ऑनवर्ड से लेकर के 3 सैन्य अभियान भेजते हैं ये, जिनमें राजा नूरपुर, नूरपुर के राजा जो है वो कंपनी करते हैं इनको, ठीक है। और क्या होता है लास्ट में, जब आपके राजा सूरजमल ऑफ नूरपुर है, ठीक है, उनके टाइम पे 1620 में द कांगड़ा वाज ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो इनका ये मेजर रहता है, इनके द्वारा जो कांगड़ा को ऑक्यूपाई करना है, इनका सैन्य अभियान में मेजर रहता है। दूसरा, इनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन और उनके चेंजेस किए गए, विल बी डिस्कसिंग देम इन अ शॉर्ट वाइल। तीसरा, इनके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए एक और चीज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए गए। दूसरा, द एंट्री ऑफ ब्रिटिश। तो बाय द टाइम ऑफ 1600 क्या है, आपकी ब्रिटेन में with the charter, by the charter of Queen Elizabeth, क्या होता है आपका, यहाँ पर एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको मोनोपोली दी जाती है 15 सालों के लिए कि आप भारत में जाकर के आप ट्रेड करिएगा। तो उस समय मुगल एम्पर कौन, आपके जहांगीर साहब है, उनको रिझाने के लिए उनके दरबार में ब्रिटिश कंपनी की तरफ से एक एजेंट आता है जिनका नाम है हॉकिंस। अब हॉकिंस बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, इनका कंपनी का ये स्मार्ट मूव है। ही इज वेल वर्स्ड इन वेरियस लैंग्वेज, ठीक है। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, और ये जो जहांगीर के साथ है ना, उनके टर्किश भाषा में उनके साथ क्या करते हैं, वो वार्तालाप करते हैं, उनकी ना फेवर को एक्वायर करने में भी ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ही वाज नॉट एबल टू, फरमान इनको मिल जाता है कि आप जाकर के भारत में अपनी फैक्ट्रीज जो हैं आप मसूलीपट्टनम वाले एरिया में आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, बट बाय द पुर्तगीज इंटरवेंशन की वजह से इनको ये डिसीजन वापस लेना पड़ता है, एंड अगेन फिर उनके दरबार में थॉमस रो आते हैं। तो हम ये सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे फिर किस प्रकार से बाय द टाइम ऑफ 1628 इनके टाइम में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट हुई है वो है आपका पेंटिंग्स, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग और जो पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स देखिए ना, आपके हुमायूं के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई। हुमायूं जब आपके पर्शिया ईरान में थे, तब उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है फॉर द पेंटिंग्स, ठीक है। पेंटिंग के लिए वहां से वो 2 अपने साथ पेंटर्स भी लाते हैं, और उसका जो पेंटिंग्स का जो पीरियड है ना, जो जेनिथ पे पहुंचता है, वो अकबर के टाइम पे पहुंचता है, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे पहुंचता है। अब जहांगीर क्या है, देखिए जहांगीर जो पेंटिंग है वो बहुत ही ज्यादा शौकीन है, खुद भी वो इन्वेस्टेड है। तो देखिए, ये कहते हैं ना कि अगर एक ही पोर्ट्रेट को अगर 4-5 लोगों ने भी चित्रित किया है, उसको बनाया है, तो मैं इतना बता सकता हूँ कि किस व्यक्ति ने इसमें किसका नाक डिजाइन करा है, किसने आंखें इसकी डिजाइन करी हैं, और किसने कोई और चीज एक पोर्ट्रेट में बनाई है, ठीक है। इनको इतना ज्यादा ज्ञान हो गया था, ये खुद भी इस लेवल के शौकीन थे, ठीक है, पेंटिंग्स के बारे में। तो जो इनके टाइम पीरियड्स के जो पेंटर्स हैं उनके नाम भी आप याद रख लेना। एंड देन अब देखिए यहाँ पे आते हैं, तो जब जहांगीर व्हेन ही बिकेम 1605 में, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब क्या होता है कि जब ये किंग बनते हैं, जब ये राजा बनते हैं, तो इट वाज नॉट इजी। आप ये जरूर देखना कि जब भी कोई भी मुगल एम्परर बनना है, इवन दो नॉमिनेशन के बाद भी देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द अर्लियर रूलर, वो रहती है। जहांगीर ने खुद भी अपने पिताश्री के खिलाफ, अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, व्हिच वाज बेसिकली रिवॉल्ट सप्रेस्ड, एंड देन इनको ही वाज
ही वॉज पार्डन्ड बाई हिम, है ना, उनके द्वारा इनको माफ तो कर दिया जाता है। अब यहाँ पे खुसरो क्या होता है, खुसरो इनके सबसे बड़े सन है, जिनके द्वारा जब ये व्हेन ही वाज अबाउट टू बी अ किंग, तो उनके बाद जस्ट बाद ही क्या होता है कि उनके द्वारा रिवॉल्ट कर लिया जाता है। अब रिवॉल्ट किया जाता है तो इट वाज सप्रेस्ड बाय हिज फादर, जहांगीर के द्वारा सप्रेस भी किया गया एंड देन ही वाज आल्सो किल्ड। तो खुसरो जो है इसमें मार दिए जाते हैं, खुसरो वाज किल्ड इन दिस। अब इसमें दूसरे देखिए, हम इसमें क्या लगता है कि जो आपका मुगल और इनके बीच में जो स्ट्रगल है बिटवीन द सिख गुरुज, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मुगलों के द्वारा कैसा, एक तो इवन दो अकबर के टाइम पे देयर इज अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस हार्मनी ना, लेकिन इनके टाइम पे देयर इज अ बिट ऑफ टसल स्टार्ट होती है, वो गुरु अर्जुन देव जी के टाइम पे, क्योंकि इनके द्वारा देखिए क्या है, जो फिफ्थ गुरु ऑफ गुरु अर्जुन देव जी हैं, इनके द्वारा इसको खुसरो को सपोर्ट किया गया इस विद्रोह में। तो अकबर इस चीज से चिढ़ गए थे, ये जो आपके जहांगीर हैं, ही वाज बेसिकली इर्क बाय दैट ना। अब ये इर्क होते तो क्या करते हैं, ही ट्राई टू, पहले तो इन्होंने इनको डिमीन करने की कोशिश करी कि एक है वहां पे संत कोई जो अपने आप को संत बना होता है एंड ही इज नॉट, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो जहांगीर के द्वारा इनके खिलाफ कही गई। तो इतना भी है कि देखिए शायद हो सकता है कि जहांगीर इनकी पॉपुलैरिटी से भी, मतलब एक रीजन ये भी है कि वो भी उस चीज से भी जलते थे। दूसरा कि इनके द्वारा, इनके जो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा इनके इनके बेटे को रिवॉल्ट में जो है वो सपोर्ट किया गया उस वजह से। तो बेसिकली गुरु अर्जुन अर्जुन देव जी क्या होते हैं, इनके द्वारा कैप्चर्ड किए जाते हैं एंड ही वाज किल्ड एंड ही वाज बिहेडेड। तो इनको शहादत दे दी जाती है, इनका सर काट करके इनको शहादत दे दी जाती है, ठीक है। ये वाला जहांगीर के टाइम पीरियड में हो। दूसरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक और क्या डेवलपमेंट हुई, देखिए वो आपकी स्टार्टिंग है जब पीस का टाइम है, तो यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ अ टाइम टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डिवोशंस के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। तो यहाँ पे ना आपकी जो वॉल को आप डेकोरेट करते हो विद द फ्लोरल डिजाइन, जैसे आपको ना मुगल काल में ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब इस तरह के ऐसे ऐसे कुछ फ्लोरल डिजाइन है वहां पे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको पेत्रादूरा टेक्निक। तो ये याद रखना है आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की, जो वॉल डेकोरेशन के लिए जो जो फ्लोरल डिजाइन से जो पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं, जब डिजाइन उकेरे गए हैं, उस टेक्निक को क्या कहते हैं, तो ये टेक्निक है आपकी पितरादूरा की। अब इनके द्वारा और क्या मोती मस्जिद बनाई गई लाहौर में। एक बात और भी याद रखना कि जो आपके जहांगीर साहब हैं, इनकी जो टूम है दैट इज ऑल्सो इन लाहौर में ही है वो, ठीक है। लाहौर उनको काफी पसंद था, मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज स्टेइंग ओवर देयर, लेकिन आगरा में भी रहते थे ये, ठीक है। और ये जो शालीमार बाग है ना और निशान गार्डन इन कश्मीर, इट वाज आल्सो बिल्ट बाय दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। दूसरा, इस टाइम पे एक और क्या है कि जब पेंटिंग बन रही है, हमने बात करी ना कि पेंटिंग इनका अच्छा खासा ज्ञान है, इनको ज्ञान भी है और काफ़ी शौकीन भी है। तो इनके टाइम पे जो पेंटिंग्स बनाई गई है ना, उसके पीछे जो हॉलो वाला नहीं होता है, वो एक जहाँ से रोशनी निकल रही होती है, तो मतलब एक एक आपकी जो डिवाइन लाइट है ना, आपकी जो डिवाइन सिंबलिज्म ऑफ यू बीइंग अ डिवाइन, वो जो आपका डिवाइन वाले थ्योरी किंगशिप जो शुरू हुई बलगुन के टाइम पे, यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने उसको क्या करा, उस चीज़ को उकेरा इनकी पेंटिंग्स में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जहांगीर के टाइम पे वो जो पेंटिंग्स बनाई जा रही है, वो एक डिवाइन सा हॉलो आएगा, एक लाइट आएगी जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनके टाइम पे जो इनके द्वारा अपनाई गई। दूसरा, हमने ब्रिटिश की बात करी कि देखिए आए, तो वो क्या हुआ, एस्टेब्लिश वहां पे कंपनी। अब नाउ जो आपके मोस्ट पावरफुल है, वहां से आपको क्या चाहिए, आपको एक लेजिटिमेसी तो चाहिए ना ट्रेड करने के लिए। तो दे वर परस्यूइंग द मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में आते हैं कैप्टन, पहले हॉकिंस आए। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि देखिए पहले जो दरबारी जो मुगल कोर्ट में आते हैं, इंग्लिश उनका नाम है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कम इन अ मुगल कोर्ट। लेकिन लेकिन ये बात आपने याद रखी कि जो थॉमस रो है ना, ये थॉमस रो क्या है, ही इज द फर्स्ट ऑफिशियल एम्बेसडर, फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर टू विजिट द मुगल कोर्ट, ठीक है। ये आते हैं आपके ऑफिशियल कैपेसिटी पे। थॉमस रो को बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, उनको एज एन एम्बेसडर भेजा गया है। और ये जो आपके हॉकिंस साहब है ना, हॉकिंस साहब ही इज अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट है ये। तो ईआईसी के एजेंट है ये, ही इज एन एजेंट, ही इज नॉट द he did not came to the Mughal court on a official capacity। ऑफिशियल कैपेसिटी भेजा जाता है थॉमस रो को। और थॉमस रो को जो भेजा जाता है ना, वो टू फर्दर द कॉज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिल जाए उसके लिए कि उनको राइट मिल जाए इंडिया में ट्रेड करने के लिए, उसके द्वारा एक ऑफिशियल कैपेसिटी में जो ब्रिटिश के किंग हैं उनके द्वारा थॉमस रो साहब को भेजा जाता है। हॉकिंस भी इवन दो ही वाज आल्सो एबल टू एक्वायर दिस राइट ना, बट बाद में पोर्चुगीज इंटरवेंशन की वजह से इनके जहांगीर के द्वारा ये विड्रॉ किया गया। तो उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे कि नूर जहां कैसे इनके दरबार में इन्फ्लुएंस करती है।
हैं, तो ही मैरिड टू नूर जहां अराउंड 610 एंड 11 के पास आसपास ना, शी वाज अ विडोर, पहले ये विडोज थी, विडोर थी किसी और की, एंड देन शी वाज मैरिड टू। अब जब इनके साथ होती है तो जहांगीर वाज सो मच इन लव विद हर कि उन्होंने जो प्रशासन है ना वो भी कहीं ना कहीं इनके हाथों में ही सौंप दी। इनके जो फादर साहब हैं देखिए नूर जहां के, उनको भी काफी अच्छी खासी पद पे उन्होंने दरबार में ग्रांट करा, और साथ में जब उनकी मृत्यु होती है तो शी बेसिकली स्पेंट लॉट ऑफ जो रिसोर्सेज हैं एम्पायर के टू प्लीज हर रिलेटिव्स, और इन्होंने ना हमेशा जहांगीर की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते रहे। तो जब आप मुगल्स कोर्ट में देखते हो कि वुमेन की पोजीशंस, तो हम जोधाबाई के बारे में बात करते हैं, शी वाज आल्सो अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। फिर आप मुमताज महल के बारे में देखोगे, शाहजहां, ही वाज आल्सो इन सो मच ऑफ इन लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लुएंस अंडर दैट हर हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ है जिनका नाम है मुमताज महल। तो एक मुगल कोर्ट में जब हम इनके वुमेन के रोल के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके मेंस की पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं ना, तो इनका अच्छा खासा रोल रहता है यहाँ पे। तो चलिए आपका जो पेपर है, पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्या याद रखना है कि हैं कौन, कब शादी हुई इनके साथ, एंड देन उनका इन्फ्लुएंस किस और रहता है, ठीक है। जोधाबाई का कितना था, कौन थी, किसकी वाइफ है, टाइटल्स उनको कौन से दिए गए। अब इनके जो मिलिट्री जनरल है दूसरे, उनका नाम है महाबत खान, ठीक है, एंड ही ऑल्सो हैड रिवॉल्टेड अगेन हिम। अब जहांगीर के द्वारा और क्या काम किया गया, इनके द्वारा अपनी बायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है तुज़्क़-ए जहांगीरी, जो कि किस भाषा में लिखी गई है, इट इज रिटन इन अ पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है, इट इज रिटन इन अ पर्शियन लैंग्वेज। अब दूसरा क्या है कि फेस द फाइट टू मलिक अंबर इन हिज एक्सपीडिशन टू अहमदनगर, दूसरा मलिक अंबर के साथ इनको युद्ध करना पड़ा था। अब ये वही मलिक अंबर ने, मलिक अंबर के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ही इज अ वेरी फेमस जनरल ऑफ दिस पर्टिकुलर डेक्कन एरिया। डेक्कन एरिया में बहुत ही फेमस है, बहुत ही पावरफुल हैं, और इन्हीं के द्वारा मलिक अंबर इज द वन हु बेसिकली हु टॉट द मराठास मिलिट्री अबाउट द गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक, ठीक है। तो जो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स है ना, जो उनको जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी गई है, वो मलिक अंबर ने उनको काफी ज्यादा उसमें सहयोग दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ द दू सिपा और असिपा सिस्टम, ठीक है, दू सिपा, दू अस्फा और सी अस्फा सिस्टम, इट वाज मॉडिफिकेशन टू मनसबदारी, नोबल वर अलाउड टू मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप विदाउट रेजिंग देयर जात रैंक। तो देखिए हमने बात करी ना कि उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मनसबदारी सिस्टम है, मोर और लेस वे में उसी तरह से कंटिन्यू किया गया। इसमें जो एक चीज है आपने याद रखने वाली है वो ये है कि देखिए ये जो चीज इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, दू अस्फा और सी अस्फा। अब ये दू अस्फा और सी अस्फा है क्या, यहाँ पे देखिए जब हम मनसबदारी को हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि जो मनसबदारी के दो कंपोनेंट है, ठीक है, ये है आपका मनसबदारी, ये डिसाइडेड होगी बाय द जात और सवार, ठीक है। ये जो आपका जात है ना, ये क्या है, आपका रैंक है, दरबार में आपका रैंक है कि आप किस दर्जे के अधिकारी हो, दरबार में आप किस दर्जे के अधिकारी हो। जिस दर्जे के अधिकारी हो उस पद के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, सवार मेंटेन करने होंगे, आपको आगे अपने अंडर ट्रूप मेंटेन करने होंगे, ठीक है। आपका जितना पद है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोअर लेवल पे हो तो आपने 2 मेंटेन करने, 3 मेंटेन करने, ये क्या क्या करेंगे, बेसिकली दे विल रेंडर द मिलिट्री सर्विस टू द मुगल एम्परर व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है, ये इनका काम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने दो अस्पा सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब आपको जरूरत नहीं है कि आप ना विदाउट अपना रैंक बढ़ाए ही आप क्या कर सकते हो, अगर आप कैपेबल हो तो यू कैन मेंटेन द मोर ट्रूप्स, ठीक है, यू कैन मेंटेन द मोर सवार, आप मोर सवार मेंटेन कर सकते हो। तो ये जो दो अस्पा और सी अस्पा वाला जो सिस्टम है ना, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय देम, ठीक है, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद आते हैं आपके शाहजहां। तो शाहजहां कब आए, 1628 से लेकर के 1658 के बीच में। अब शाहजहां के द्वारा शाहजहां के टाइम पे देखिए द टाइम पीरियड जो भी है ना, इट इज क्वाइट पीसफुल। तो देखिए इसके बाद आते हैं आपके शाहजहां के बारे में एक बात याद रखेंगे ना कि ही वाज अ फेवर्ड बाय जहांगीर। जहांगीर के द्वारा जब उनके पहले बेटे के द्वारा, खुसरो के द्वारा जब रिवॉल्ट किया जाता है, तो उस समय इनके जहांगीर की ही वाज अ थर्ड सन ऑफ जहांगीर, ही वाज अ थर्ड सन ऑफ जहांगीर। तो थर्ड सन है और ही वाज फेवर्ड बाय जहांगीर, इनको जहांगीर के द्वारा फेवर किया गया है, ठीक है, ही वाज फेवर्ड बाय द जहांगीर। अब 1628 में जब उनकी मृत्यु होती है जहांगीर की, देन ही बिकेम द रूलर। इनके टाइम पे दूसरा आपने एक और याद रखनी है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। एंड जो मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना, इट रीच्ड ऑन इट्स जेनिथ, ठीक है, इसकी जेनिथ पे पहुंच गया, मतलब चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां। कैसे, क्या क्या बिल्ड हुआ है, ताजमहल आपका was built during his period, ताजमहल was built during his period, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ठीक है, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, एंड देन दूसरा क्या आपका रेड फोर्ट, लाल किला,
ठीक है। रेड फोर्ट वाज आल्सो बिल्ट बाय दिस पर्सनैलिटी, वाज बिल्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ठीक है, इनके द्वारा। तो पीसफुल टाइम में, क्वाइट पीसफुल टाइम में मुगल एम्पायर के द्वारा ऑलमोस्ट एंटायर रीजन जो आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ऑक्यूपाइड बाय हिम, इनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है, पूरा रीजन ऑक्यूपाई कर लिया गया है। तो जब आप पीसफुल हो ना, तो आप दूसरे क्या करोगे, आप इन सब चीज़ों में आप अपना ध्यान लगा सकते हो कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो राजा के द्वारा है वो फोकस किया जा सकता है। सेम हैपन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम। अब एक चीज़ आपके मन में होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि जो आपका स्कल्पचर है ना, व्हाई डिडंट इट डेवलप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, कि जो स्कल्पचर वाला है ना, बाकी तो हर जगह आप पेंटिंग में देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आप बिल्डिंग देख लिए, जो भी देखिए, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है। एंड वी हैव अ वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल भी है हमारे पास। बट क्यों इन इन एरियाज में डेवलपमेंट नहीं हो पाई? तो रीजन बीइंग, जो आपके मुगल्स हैं, देखिए दे ऑल बिलोंग टू द मुस्लिम, है ना, इस्लाम धर्म के साथ इनका जो संबंध है, तो वहाँ पे क्या है कि मूर्ति पूजा में यू कैन नॉट डू द मूर्ति पूजा, है ना, मूर्ति पूजा आपकी क्या है, प्रतिबंधित है। तो जब मूर्ति पूजा ही नहीं होगी तो यू इट जो मेकिंग अ मूर्ति और अ स्टैचू वाज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है। इस वजह से उस एरिया में जो है कोई काम नहीं हो सका। एंड देन धीरे 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 जो आपका जो स्कल्पचर है ना, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर, मेकिंग स्कल्पचर, इट समहाउ स्टार्टेड डूइंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखना है कि इन द नॉर्थ वेस्ट कैंपेन टू सी द बल्क फ्रॉम उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल एंड कलंदर वाज लॉस्ट टू सफाविद। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक चीज आपने याद रखनी है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड एक चीज तो ये भी होती है कि इवन दो एक साइड में तो काफी अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है, बट एक तो इनका जो मिलिट्री अभियान है पहला आपका बल्क के प्रति, वो अनसक्सेसफुल रहा, और दूसरा जो कलंदर है ना इनके द्वारा वो लॉस्ट हो गया, ठीक है, मुगल एम्पायर से। डेक्कन पॉलिसी इनकी काफी सक्सेसफुल रही है, इन्हीं के द्वारा 1633 में क्या होता है, अहमदनगर विच वाज पार्ट ऑफ बीजापुर, किस किस एम्पायर का पार्ट है ये, बहमनी का पार्ट था। और बाद में क्या आपकी जो 5 रियासत बनती है, हमने अभी पीछे पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में कि आपकी क्या आती है, अहमदनगर आता है, बीजापुर आता है, गोलकुंडा आता है, बेरार और बीदर आते हैं, ये 5 आपकी जो सक्सेसर स्टेट है ऑफ बहमनी। उनमें से हमने देखा था कि कैसे 1633 में किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा इसको ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, और बाकी बीजापुर और गोलकुंडा के साथ भी इनके द्वारा सेपरेट ट्रीटीज साइन की जाती हैं, विच वाज क्या, ये किसके प्रोटेक्शन और किसके अधीन आ जाती है, मुगल एम्पायर की। तो डेक्कन एंटायरली इनके अधीन है। बाद में शाहजहां के द्वारा इन चीजों को पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने की कोशिश की गई, मराठास के साथ कन्फ्लिक्ट होने की वजह से। तो देयर वाज बेसिकली उनके पार्ट पे ये कहीं ना कहीं एक एक आप बोल सकते हो कि वाज नॉट अ वेरी गुड और आइडियल डिसीजन, बिकॉज ही स्पेंड 30 ईयर ऑफ हिज लाइफ इन डेक्कन, एंड जिस वजह से कहीं ना कहीं इट लेड टू द, वो जो आपकी डिक्लाइन है वो यहाँ से शुरू थी। ऑल्दो बहुत सारे उसमें इकोनॉमिक रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, बट वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो साइटेड द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, ठीक है, कहीं ना कहीं जो औरंगजेब है वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इसके लिए। अब दूसरा आता है डिफीट द पोर्चुगीज इन 1632। तो पोर्चुगीज देखिए एक टाइम पे इनका इतना इन्फ्लुएंस है, इज अ वेरी वेरी दे आर हैविंग वेरी कॉर्डियल रिलेशन विद द अकबर, विद जहांगीर, इतना इन्फ्लुएंस है कि इवन इनके इन्फ्लुएंस की वजह से ब्रिटिश को भी अलाउ नहीं किया गया फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन 1632 में क्या क्यों डिस्प्यूट होता है, शाहजहां के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक है, इनको भेजा जाता है कि आप जाइए और पोर्चुगीज को एक्वायर करिए, उनको कैप्चर करिए। होता क्या है कि देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द शाहजहां एंड दिस पोर्चुगीज, कि पोर्चुगीज के द्वारा एक, आप पता है ना कि हमने पढ़ा जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन करेंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि एक ब्लू वाटर पॉलिसीज और कार्टेज सिस्टम, ब्लू वाटर पॉलिसी एंड देन कार्टेज सिस्टम, हम वो मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे, यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भी पोर्चुगीज कंट्रोल के अंडर एरियाज है ना, वहां से अगर कोई भी शिप पास होती है तो हर किसी ने आप लोगों का क्या करना होगा, यूल हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, है ना, आपको एक एज अ ड्यूटी पे करनी होती थी, ठीक है, आपको एक टैक्स पे करना होता था, है ना। ये लाइसेंसिंग सिस्टम था जो इन्होंने जारी करा था। अब इस समय ना इन्होंने क्या करा कि इनकी जरूरत देखिए कि मुगल वन ऑफ द माइटेस्ट एम्पायर जो है आपका उस समय एग्जिस्ट कर रहा है, कि उनके ही शिप को इन्होंने सीज कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपके पास जो है वो लाइसेंस नहीं है, रिक्वायर्ड लाइसेंस नहीं है, ठीक है। रीजन बीइंग कि इनके द्वारा कहीं ना कहीं आपके जो बाकी के यूरोपियन अराइवल्स हैं, जो इनके रिवेलरीज हैं वो भारत में आ रहे हैं, जैसे ब्रिटिश हैं वो अपना पैर पसार रहे हैं, तो उस चीज़ से भी कहीं ना कहीं चिंतित थे। दूसरा इनके द्वारा बहुत सारी कोशिश की गई कि जो मुगल एम्परर हैं उनको क्या करें, अपने फोल्ड में लाने की कोशिश करी थी कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें। हम देखते हैं कि इनके द्वारा 3 मिशंस भेजे गए थे पोर्चुगीज के द्वारा 1650s के आसपास, 17 एंड देन इन द 80s, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो इवन दो हैविंग अ गुड रिलेशन वाज अ वन थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं टसल तो है। दूसरा शाहजहां वाज फ्यूरियस बिकॉज ऑफ देयर एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड, ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी, देयर एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड। अब ये जो पोर्चुगीज थे ना,
ये भारत से कैप्चर करके यहाँ से जो है वो स्लेव ले जा करके यूरोप में बेच रहे थे। तो उस वजह से दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द मुगल एम्परर। होता ये भी है, एक रीज़न ये भी है कि बेसिकली इनकी जो फेवरेट वाइफ है, ठीक है, उनके किसी एक द वन हु सर्विंग हर, है ना, उनके जो सर्वेंट हो उसको कैप्चर कर लिया गया था। तो उस एवज में भी ये मतलब अपनी पत्नी को रिझाने के लिए भी अटैक करते हैं कि अच्छा जी ऐसे कैसे हो सकता है, अदरवाइज उतना एम्परर भी हीट पे नहीं करते हैं इस एडिशन को। पर चलिए वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है कि देखिए एक तो कन्फ्लिक्ट है कि उनको बहाना मिल गया कि जो कार्टेज सिस्टम है आप उसके रूल के बाई अबाइड नहीं कर रहे हो। दूसरा कि शाहजहाँ इज बेसिकली, शाहजहाँ मुगल एम्परर है तो वो अपनी अथॉरिटी तो प्रूव करेंगे ही करेंगे ना। रीजन बीइंग उनको रीजन ये मिल गया है कि यू आर इंगेजिंग योरसेल्फ इन अ इलीगल एक्टिविटी, जो स्लेव ट्रेड है, यू कैन नॉट डू ऑन द इंडियन सॉइल। इस वजह से इनके द्वारा अटैक किया गया एंड दे वर थॉरली डिफीटेड। फिर इनको चुपचाप से पता लग गया कि कौन भारत के जो है असली अभिशासक हैं, ठीक है। चुपचाप से फिर ये इन्होंने इनकी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करी एंड दे वर डूइंग देयर ओन ट्रेड एंड ऑल, ठीक है। बाकी चीजों से इनको पीछे हटना पड़ा। तो भेजा कौन था इन्होंने, अपने जो बंगाल के गवर्नर है वो भेजे थे। और ये युद्ध कब हुआ, 1632 में। रीजन बीइंग इनका जो पोर्चुगीज का स्लेव ट्रेड में होना, अपना स्लेव ट्रेड में एंगेज होना, इंडल्ज होना। और दूसरा क्या था कि इनके द्वारा जो मुगल शिप्स हैं उनको रोक लिया गया था उस बंदरगाह के ऊपर, बिकॉज दे डिड नॉट हैव द कार्टेज, और लाइसेंस नहीं था उनके पास, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें जो आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट क्या था, the court, army and the household moved from Agra to the newly completed imperial capital Shahjahanabad. It was the new addition to the old resident city of Delhi. Red Fort, Jama Masjid, Chandni Chowk, it was all built there. तो आपकी जो कैपिटल है कहाँ पर, शाहजहानाबाद में शिफ्ट हो गई। तो दिल्ली में आप पढ़ेंगे कि देखिए 7 सिटीज हैं ओल्ड दिल्ली की ना, आपकी सीरी है, तुगलकाबाद है, दौलताबाद, ये हो गया आपका शाहजहानाबाद हो गया, है ना, ओल्ड दिल्ली हो गई, चांदनी चौक। ये सारी ड्यूरिंग द एडिशंस होती रही है आपकी, है ना। तो ये 7 सिटीज आपने रिमेंबर करनी है। तो ये जो 7वीं है किसने बनाई, आपकी शाहजहां के द्वारा बनाई गई। और वहां से उन्होंने शिफ्ट कर दी कैपिटल आपकी आगरा से। आगरा वॉज फेवरेट, बनाई किसके गई है, किस टाइम पे बनी है, हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बनाई गई है। उसके बाद आगरा वाज अ फेवरेट ऑफ अकबर। अकबर वाज मोस्ट ऑफ द टाइम वाज रिजाइडिंग देयर। जहांगीर आपके लाहौर भी हैं और यहाँ पर भी मतलब आते जाते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। तो शाहजहां फिर से दोबारा दिल्ली चले गए, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज इन अ दिल्ली। सैल्यूटेशन अंडर शाहजहां इट वाज चार तस्लीम एंड जमी बोस, ठीक है। तो इन्होंने ये जो सैल्यूटेशन है, अभिवादन की ये जो तरीके हैं वो इंट्रोड्यूस करे, जिसमें जमी बोस तो देखिए आपका वो किसके द्वारा हम बोलते हैं कि ये जो पर्शियन एटिकेट है, तो कब देखिए आपकी ना रिवीजन भी इसके साथ साथ तो होती ही रहती है और हो ही रही है कि ये जमी बोस और पैबोस और दूसरा मतलब पैरों को चूमना, झुकना, झुक करके सलाम करना, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, बलबन के द्वारा। तो यहाँ पर ये है आपका कि चार तस्लीम और दूसरा क्या है आपका जमी बोस, जमीन को चूसना एम्परर के आगे। ड्यूरिंग हिस्ट्री वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज सन ब्रोक आउट। अब लास्ट ईयर में क्या होता है इनके टाइम पे कि वॉर ऑफ सक्सेशन, वो हम पढ़ेंगे औरंगजेब के टाइम पे कैसे कि देयर इज अ 4 सन। शाहजहां की देखिए 4 बेटे हैं, चारों में दारा शिकोह हैं, शाह शुजा हैं, औरंगजेब है और एक और है। तो इनके बीच में क्या हुआ कि देयर इज जो औरंगजेब है ना, ही वाज बेसिकली नॉट, ही वाज बिकॉज ऑफ हिज नेचर। अब नेचर कैसा है उनका कि ही वाज अ शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं थोड़े बहुत, और मतलब ही इज नॉट फिट टू बी अ रूलर ऑफ द कंट्री, है ना, ये शाहजहां को लगता था। दारा शिकोह वाज फेवरेट सन, दारा शिकोह वाज अ फेवरेट सन एंड ही वाज बेसिकली ग्रूमिंग हिम टू बी द नेक्स्ट एम्परर। उनको वो ग्रूम कर रहे थे। दारा दारा अगर आप जब भी दारा शिकोह के बारे में पढ़ोगे ना, वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया है आपके, ठीक है। बहुत ज़्यादा लर्नड पर्सनैलिटी है। ही वाज ऑलवेज ट्राइंग अ वेरी कॉमन ग्राउंड ना, एक कॉमन ग्राउंड को वो ढूंढ रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को कैसे यूनिट किया जाए, इन एक सौहार्दपूर्ण जो आपका शासन है ना वो चलता रहे, ठीक है। तो दारा शिकोह के द्वारा जब आप उनकी कृतियों को पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि नज़्म उल बहरीन उनके द्वारा लिखी गई है, बहुत सारी चीज़ें मतलब जहाँ पे आप उनके द्वारा उपनिषद को ट्रांसलेट किया गया, जो आपके मुस्लिम स्क्रिप्चर्स हैं उनकी जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, दोनों को उन्होंने कंबाइन करने की कोशिश की, दोनों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करी, वेदांता फिलोसफी को, सूफिज्म फिलोसफी को, एंड देन उनके बीच में एक अमालगमेशन है ना, कहीं ना कहीं वो कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करी। सो मेनी थिंग वाज डन बाय हिम, ठीक है। सिर अकबर उनके द्वारा लिखी गई है, वाज अ वेरी लर्नड पर्सनैलिटी। और जो औरंगजेब है ना, उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, वाज फेवर्ड बाय द कोर्टियर, वाज फेवर्ड बाय हिज फादर एंड इवन उन्होंने दारा शिकोह, बाकी को देखिए जैसे औरंगजेब को है वो उसको वेस्ट का प्रोविंस दिया, दक्कन का प्रोविंस दिया, किसी को बंगाल में रखा हुआ है, किसी को आपके इधर अफगानिस्तान वाले काबुल कंधार का प्रोविंस दिया हुआ है। लेकिन ये जो है आपके दारा शिकोह, ही वाज बेसिकली ऑलवेज विद हिज फादर, उसको उन्होंने अपने पास ही रखा सो दैट ही कैन बी ग्रूम्ड टू बी द नेक्स्ट एम्परर। लेकिन दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द शाहजहां। शाहजहां को उन्होंने देखे ना, इवन दो सॉरी औरंगजेब को, तो हमेशा शाहजहां ने कोशिश करी थी कि औरंगजेब को कैसे साइडलाइन किया जाए। तो ही वाज सेंडिंग हिम ऑन अ वेरी डिफिकल्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन कि अगर हो जाए अच्छा हो कि ये कहीं ना कहीं अगर उनके बीच में मर भी जाते हैं तो ठीक है, इट इज़ ओके। अगर इफ़ ही डाइड
इन दिस वन ऑफ द एक्सपेडिशन ना, तो इट इज ऑल्सो ओके। अब पर होता क्या है कि ये सारे मिलिट्री एक्सपेडिशन क्या करते हैं कि औरंगजेब को स्ट्रांग बनाते हैं, मिलिट्री टैक्टिक्स में स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है, हर एक पॉसिबल वे में कि कैसे एक्वायर करना है। एंड इट वाज बेसिकली मोर स्ट्रांग, ठीक है, इनको काफी स्ट्रांग बना रहे हैं। और इसी का फायदा तब होता है जब इनके द्वारा इनके लास्ट ईयर में बाय द टाइम ऑफ 1648 58 में क्या करते हैं, ये उनको आगरा के किले में बंदी बना लेते हैं, शाहजहां को इन द एंड ऑफ ईयर 1655 के आसपास क्या करते हैं कि उनको बंदी बना लेते हैं। ही वाज हेल्ड कैप्टिव। हाँ, उनको सुविधाएं पूरी दी जा रही, ख्याल उनका पूरा रखा जा रहा है, बट ही वाज हेल्ड कैप्टिव। और ये 2-3 साल तक इनका युद्ध चलता है इनके भाइयों के साथ जब युद्ध चलता है, तो इन द लास्ट बैटल ऑफ धर्मत, जिसको बोलते हैं धर्मत का युद्ध, ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि ही किल्ड हिज ब्रदर दारा शिको एंड देन एश्योर्ड हिज असेंडेंस टू द थ्रोन। तो अपने जितने भी ब्रदर्स हैं, ही किल्ड ऑल ऑफ देम, ठीक है, ऑल ऑफ देम, उन सभी को मार करके ही बेसिकली रेज हिमसेल्फ टू द थ्रोन एंड देन बिकेम द किंग। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो सक्सेशन डिस्प्यूट है ना, जिसमें आपके जो कैपेबल रूलर होते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। दारा शिको जैसे अगर पर्सनैलिटी होती तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट द फेट वुड हैव बीन समथिंग एल्स। क्योंकि देखिए औरंगजेब के बाद ही सीधे ही आपका जो मुगल एम्पायर है वो कहीं ना कहीं कैसे आपका खत्म होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन अगर मे बी शाह होते तो जो सिचुएशन है कुछ और होती। तो इसमें ऐसे क्या होता है कि जो आपका सक्सेशन डिस्प्यूट है, इट इज ऑलवेज लेड टू सम काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस। और ये इम्प्लीकेशन जरूरी नहीं है कि अच्छी हो, बहुत बुरी भी होती है, बुरी जो हमें इस केस में देखने को मिली, ठीक है। तो ये 3 युद्ध हैं इन्होंने, जो सक्सेशन वॉर आपने याद रखना है। इसमें कौन सा आपका, एक समूहगढ़ धर्मत का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, खजवा का युद्ध और देवराई का युद्ध, ठीक है। उसके बाद हिज कोर्ट हिस्टोरियन अब्दुल हमीद लाहौरी रोड बादशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो बुक्स तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, किसने लिखी, कब लिखी, किसके बारे में है, ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आया आर्किटेक्चर में डेवलपमेंट। तो देखिए हम बात कर चुके ताजमहल, इनकी बीवी की याद में, मुमताज महल की याद में इनके द्वारा बनाया गया। फिर उसके बाद आता है आपका मोती मस्जिद, एंटायरली जो कि व्हाइट मार्बल से बनी हुई है, शीश महल और क्या है, मुसम्मम बुर्ज। उसके बाद रेड फोर्ट इन दिल्ली, दीवाने आम दीवाने खास इनके द्वारा दिल्ली में बनाया गया। जामा मस्जिद जो कि रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, शालीमार बाग इन लाहौर इनके द्वारा बनाया गया, एंड सिटी ऑफ शाहजहानाबाद इन दिल्ली। फिर जो पियत्रादूरा मेथड है दैट वाज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन ताजमहल बाय शाहजहां। तो जो पियत्रादूरा टेक्निक है ना, जिसमें आपका फ्लोर, हमें पता ना कि फ्लोरल डिजाइन होते हैं उसमें, ठीक है, फ्लोरल सॉर्ट ऑफ डिजाइन होते हैं, तो इस ताजमहल में इन्होंने काफी अच्छे खासे तरीके से इसको इस्तेमाल करा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट औरंगजेब। तो औरंगजेब इज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। 1658 से 1777 तक ये रूल करते हैं। इनके टाइम पीरियड पे बहुत सारी चीजें जो हुई हैं, ठीक है, आपको मैं देखिए, पहला वॉर ऑफ सक्सेशन, देन हिज डेक्कन मिलिट्री एक्सपेडिशन, फिर कन्फ्लिक्ट विद मराठास, कन्फ्लिक्ट विद मराठास, और साथ ही साथ फाइनली स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। तो जो मुगल एम्पायर के अंत का प्रारंभ है ना, वो भी यहां से शुरू होता है आपका। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं। पहला, इन्होंने अपनी जिंदगी के 30 वर्ष जो हैं वो दक्कन में दे दिए। एंड फाइनली 1686 और 87 में, 1686 और 87 में, 1686 और 1687 में इन्होंने क्या करा, गोलकुंडा और बीजापुर को विजिट कर लिया। एंड देन मराठावाड़ा भी इनके अधीन आ जाता है कुछ टाइम पीरियड, शाहू को मारने के बाद, जो कि इनके द्वारा कैप्चर किए गए। इन वाज किल्ड इन 1690 में उनको मार दिया गया। तो डेक्कन वाला रीजन के अधीन तो आ गया, लेकिन इन्होंने अपने जो एम्पायर के रिसोर्सेज है ना, दे ऑल द रिसोर्सेज वर ड्रेन बाय हिम, ठीक है। इवन दो उस समय बंगाल से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो सरप्लस रेवेन्यू आपको दे रहा है, बट उसका पैसा भी सारा इन्होंने जो खलीसा लैंड है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। डेक्कन और बीजापुर से जो रेवेन्यू आया उन्होंने फर्दर वो वॉर में लगा दिया, ठीक है। तो जो मिलिट्री जो सैन्य अभियान है ना, जब आप 30 सालों तक युद्ध में झुक रहे हो तो वो आपकी विजय नहीं होती है, दैट इज नॉट द विक्ट्री। फिर वो आपके लिए विक्ट्री नहीं है, फिर दैट इज समथिंग कि दैट यू हैव ड्रेन द रिसोर्सेज ऑफ योर एम्पायर एंड देन इट्स लाइक एक स्लगिश चीजें जो हो चुकी है अब, ठीक है। तो
पहले मसीह आलमगीरी बुक रिटन बाय द मुस्तैद खान थ्रू द लाइट ऑन औरंगजेब रूल। अब इनके जो शासन के बारे में कौन सी किताब बात करती है? मसीह आलमगीरी रिटन बाय द मुस्तैद खान। ही assumed the title of आलमगीर वर्ल्ड कॉन्करर, he was also called the जिंदा पीर। अब जिंदा पीर के प्रति क्या एक कहानी है, देखिए मैं आपको बता दूं, जिंदा पीर क्यों कहा जाता है इनको। इवन दो देखिए स्टार्टिंग में ना जब हम औरंगजेब के बारे में बात करते हैं, बहुत ही पायस से रूलर है। पायस रूलर इसलिए कि बिलीव इन द जस्टिस, ठीक है, ही बिलीव इन द जस्टिस, जस्टिस में बिलीव करते हैं। और अपनी इन्होंने जो लाइफ जी है ना, दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्योर इस्लामिक लॉज, ठीक है। ना ही नेवर ड्रिंक, ही नेवर ड्रैंक, हैड ओनली वाइफ, ठीक है, लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज। कोई भी बुरी आदत, किसी भी प्रकार का इनका जो चरित्र है वो हीनता की तरफ नहीं गया, ठीक है। उस वजह से इनको जिंदा पीर कहा जाता है, अपनी जो पूरी इस्लामिक लॉ की तरफ और एक पायस वे में इन्होंने अपनी लाइफ जी है, ठीक है। ही वाज अ वेरी प्रैक्टिकल रूलर एज वेल, तो इस वजह से इनको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है, जिन्होंने इवन दो एक साइड ये क्रूर है, बहुत ही क्रूर शासक है, जिन्होंने बहुत सारी जातियां करी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ट्राई टू डेमोलिश द टेम्पल। आप चंबा के उसमें भी इनका एक कंटेक्स्ट आता है, जब इन्होंने आदेश दिया कि जो जितने भी राजा हैं उनके थ्रू आउट द एम्पायर में टेम्पल जो है वो डेमोलिश होने चाहिए। तो चंबा के एक राजा हैं जिनका नाम है चतर सिंह, वो क्या करते हैं कि इस रूल को नहीं मानते। तो इन्होंने ना रिलीजन की बेसिस पे जो इनके द्वारा एट्रोसिटीज कमिट की गई है, दैट इज लाइक वो कभी वापस नहीं ली जा सकती है ना। ही कमिटेड ऑल सॉर्ट ऑफ एट्रोसिटीज, ठीक है, किल्ड पीपल्स एंड पीपल्स, बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। लेकिन अपनी लाइफ इन्होंने पूरी मतलब एक पायस वे में जी हुई है, जिसकी वजह से इनको जिंदा पीर की उपाधि दी गई। During his reign, Mughal Empire reached its great extent and ruling nearly the entire Indian subcontinent, ठीक है। तो जो आपके सदर्न एरिया में हमने कहा गया ना, बात करी कि 1630 से जब 1658 में रूलर बने, उसके बाद 1687 तक देखिए इन्होंने ऑलमोस्ट 30-35 जो आपके ईयर है ना, वो सारे डेक्कन में लगा दिए, दक्खन को जीतने में लगा दिए। तो आपका जो एम्पायर है वो तो बहुत बड़ा बन गया, लेकिन अंदरूनी रूप से ये खोखला होता जा रहा था, ठीक है। तो जो सीमाएं हैं वो तो बढ़ गई, बट जो डेंडलिंग है वो भी यहीं से स्टार्ट होगी। अब आपको क्या करना है कि जो ऑफिशियल्स कौन कौन थे इस टाइम पे वो याद रखने हैं। तो दीवान आला वजीर हमने पहले बात करी कि रेवेन्यू का हेड है, मीर बख्शी आपका मिलिट्री का हेड है, मीर समान इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड, बरीद आपके जो मिडिएवल पीरियड मध्यकालीन भारत जो कि आपके दिल्ली सल्तनत से चले आ रहे हैं वो यहीं पे भी हैं। क्या है वो, ये क्या है आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। वक्या नवीस क्या है आपके रिपोर्टर्स जो आपको रिपोर्ट करेंगे। काजी जो हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट है। सदर ओल सदर क्या है, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट, जो भी आपके चैरिटी वगैरह दी जाएगी, दान वगैरह दिया जाएगा। मुत्सदी क्या है आपके, गवर्नर पोर्ट हैं आपकी, जो पोर्ट है, ठीक है, गवर्नर ऑफ द पोर्ट, मतलब जहां से ट्रेड वगैरह कंडक्ट हो रहा है ना, वो किसके अधीन है आपके, इनके अधीन है, मुत्सदी। 1686-87 हमने अभी पढ़ा, बीजापुर गोरखंड इनके द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। दूसरा स्टॉट अ फाइट फ्रॉम शिवाजी मराठा किंग हु हैड कार्व्ड आउट इंडिपेंडेंट स्टेट। अब मराठावाड़ा शिवाजी के द्वारा, शिवाजी के बारे में कंफ्लिक्ट के बारे में एक बात सुन लीजिए। देखिए जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है विच वाज साइन ड्यूरिंग दिस 1665 और 66 के आसपास जो इनके द्वारा साइन की जाती है, तो उसमें क्या है कि एक तो द्वारा ना शिवाजी के द्वारा बहुत जो औरंगजेब के द्वारा है इनके साथ कन्फ्लिक्ट जो है वो परसिस्टेंट रहता है। शिवाजी वांटेड टू एस्टेब्लिश द स्वराज्य मराठावाड़ा, मराठा साम्राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो औरंगजेब को क्यों मंजूर होगा ये, ही ऑल्सो सेंड मैनी मिलिट्री मिशन ना। बाद में क्या होता है कि वो राजा मानसिंह को जाकर के प्लीड करते हैं कि आप इसमें जाइए, एंड देन यू फॉट अ वॉर विद औरंगजेब सॉरी शिवाजी के साथ। अब शिवाजी के साथ वो युद्ध लड़ते हैं। शिवाजी इज बेसिकली थॉरली डिफीटेड इन दिस वॉर। उनके जो 35 किले थे, उनके पास जो 35 फोर्ट थे, स्ट्रॉन्ग फोर्ट थे, उनमें से 23 ही हैड टू सरेंडर। और जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, शिवाजी जब हारते हैं तो उनको ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करनी पड़ती है। उन्होंने मुगल की क्या कर ली, मुगल की जो सुजरेनिटी है, जो सुप्रीमेसी है, वो एक्सेप्ट कर ली, और साथ ही साथ अपने 35 में से 23 फोर्ट जो है वो उनको दान भी दे दी, मतलब उनको दे दिए अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर साइन करना किसके बीच में, राजा मानसिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में साइन हुई है, ठीक है। मानसिंह एंड शिवाजी जो डिफीट किए गए किसके द्वारा, शिवाजी वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, ठीक है। और जिसमें से 35 में से 33 फोर्ट उनको, अपने जो दुर्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो दैट हैज टू बी दैट वाज सरेंडर्ड बाय द शिवाजी टू द मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर और मुगल एम्परर को। साथ ही साथ क्या होता है कि उन्होंने जो मुगल की अधीनता है वो भी स्वीकार कर ली। अब देयर इज अ दरबार की, औरंगजेब के जन्मदिन था और वहां पे शिवाजी को भी बुलाया जाता है। तो व्हेन द शिवाजी वाज कॉल्ड अराउंड द 1600 एंड देखिए ये जो है ना आपका 17 वाले दशक की बात है, 1670-72 के आसपास की बात है। आप तो 73 में देख लीजिए आप, तो क्या होता है कि शिवाजी ही वाज बेसिकली कॉल्ड
he was also invited to the दरबार। शिवाजी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन he was humiliated by the औरंगजेब। उनको ना बैठने के लिए कॉमन जो आपके मनसबदार हैं उनके बीच में बिठाया जाता है, कोई रिस्पेक्ट पे नहीं की जाती है। इससे शिवाजी काफ़ी क्रोधित होते हैं। when he was like leaving, तो उनको कैप्चर कर लिया जाता है। he was made a prisoner। अब प्रिजनर बनाए थे तो वहाँ से वो ड्रामेटिक वे से निकलने में सफल हो जाते हैं। एंड when he came back to the मराठावाड़ा, तो he established the Maratha Empire एंड ही वो टू क्रिएट, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली एक मराठा साम्राज्य स्थापित करने की। एंड ही वॉज कॉरोनेटेड इन 1674। तो 1674 में उनकी द्वारा से कॉरोनेशन होती है एंड छत्रपति का टाइटल उनको मिलता है। उसके बाद उन्होंने जितने भी दुर्ग ट्रीटी ऑफ पुरंदर में खोए थे, आपके 23 फोर्ट है, वो सारे इट वॉज टेकन बैक बाई हिम। उसके द्वारा वापस उनके द्वारा क्या गया, वो वापस कब्जा कर लिया जाता है उनके ऊपर। एंड ही मेड मराठा इम्पेनिट्रेबल। ठीक है, मराठा इम्पेनिट्रेबल। अब मराठा एरिया को इम्पेनिट्रेबल बनाया जाता है, तो जिसके द्वारा औरंगजेब के द्वारा दोबारा विजिट नहीं किया गया। देन ही डाइड इन 1680। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की शुरुआत करके ही डाइड इन 1680। 1680 में इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद इनके बेटे इनको सक्सेस करते हैं, जिनका नाम है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज वाज कैप्चर्ड बाय द औरंगजेब। धोखे से उनको कैप्चर किया जाता है एक रात को, एंड देन ही वाज ब्रूटली किल्ड। अगर रिसेंटली वो मूवी भी आई है, आपने उसमें देखा होगा, तो जो वहाँ पे जो मेथड ऑफ टॉर्चर दिखाया गया है ना, समहाउ इट वाज सेम। ठीक है, उनको बीच से काट दिया जाता है उनके द्वारा, उनकी वाइफ को बंदी बना लिया जाता है। एंड देन जो आपके शाहू महाराज हैं, जो कि संभाजी के बेटे हैं, ही वाज आल्सो मेड प्रिजनर। बाद में बहादुर शाह के द्वारा उनको रिलीज किया जाता है। ठीक है, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये था इनके ये जो हैं वो अभियान रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग। उसके बाद देखिए, डिसकंटिन्यू द ऑफिशियल डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का डिपार्टमेंट उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। जवाबित आलामगीरी इनके द्वारा इशू किया गया, जिसमें क्या थे, डिक्री ऑफ औरंगजेब एंड अपॉइंटेड मुहासिब टू इन्फोर्स द मॉरल कोड अंडर इट। कि इनके द्वारा एक फतवा जारी किया जाता है, एक रॉयल डिक्री जारी की जाती है, जिसमें क्या था, उसको इन्फोर्स करने के लिए इनके द्वारा क्या अपॉइंट किए गए थे, मुहासिब। जो भी इनके द्वारा जो रॉयल डिक्री जारी की गई, जो फरमान जारी किया गया, उसकी आज्ञा की पालना के लिए इन्होंने मुहासिब अपॉइंट करे। दूसरा इनके द्वारा देखिए जो चेंजेस किए गए हैं एक सोशल वे में, एक जनरल वे में, तो वो थे कि ड्रिंकिंग प्रोहिबिट की गई, कल्टीवेशन यूज ऑफ भांग प्रोहिबिट किया गया। ऑल्दो ही वाज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग वीणा, औरंगजेब फॉरबिड द म्यूजिक। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने बात करी ना कि ही वाज अ वेरी हर चीज़ों का इनको शौक है एंड लिविंग अ वेरी पाइस लाइफ। बाद में जब ये एक ऑर्थोडॉक्स की तरफ चले जाते हैं, एंड बिकेम द ऑर्थोडॉक्स, तो इनको म्यूजिक और संगीत को कंप्लीटली बैन कर लिया जाता है। लेकिन अर्लियर ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ अ वीणा। ठीक है, उसके बाद ही डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ झरोका दर्शन। अब झरोका दर्शन क्या है, देखिए ये इस आडंबर में भी इसको भी ये आडंबर मानते हैं ना, ये तभी बोलते हैं कि वाज अ काइंड ऑफ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी भी है एक साइड से, तो ना ये काफी जो प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है वो भी है। तो झरोखा दर्शन क्या है, आपके अकबर के टाइम पे क्या होता था कि जब राजा है ना, वो एक सुबह सुबह क्या होगा कि वो जो अपने बालकनी जैसी है वहां पे आएगा, एंड द पीपल विल लाइक सी हिज फेस एंड देन लाइक मूव ऑन टू देयर वर्क, है ना। पहले क्या करेंगे कि वो आएंगे, उनके फेस देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, एंड देन फिर वो अपना काम करेंगे। इट्स लाइक अ सिंबलिज्म रिप्रेजेंट करना है कि मैं जो हूँ ना, आई एम द बादशाह एंड आई एम द वन हु इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द गॉड ऑन अर्थ, है ना। एक बादशाह जो है वो कहीं ना कहीं आपके भगवान के सामने बस उनकी परछाई है अर्थ पे। ठीक है, इस प्रकार का। तो ये जो प्रथा थी ना, इन्होंने इनको आडंबर लगा और इनके टाइम से वो डिसकंटिन्यू हो गई। दूसरा, जो दसरा और जो आपका दशहरा और जो नवरोज फेस्टिवल का सेलिब्रेशन है ना, देखिए नवरोज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, हमने पढ़ा है बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे जो नवरोज है, और दूसरा पर्शियन एटिकेट है उनके दरबार में। यहाँ पर उन्होंने ये जो सेलिब्रेशन है इनके द्वारा बंद की गई। दूसरा दशहरा भी। औरंगजेब बिल्ट बीबी का मकबरा। अब ये क्या था, अब औरंगजेब देखिए ना, अपने पिताजी जो इनके शाहजहां है ना, इनसे काफी जेलस थे। उन्होंने बोला कि आपके द्वारा जो ये ताजमहल बनाया गया है ना, आई कैन मेक अ फाइनेस्ट, इवन मोर फाइनेस्ट आर्किटेक्चर, और वो भी कम बजट में। ठीक है, कम बजट में मैं इससे अच्छा फाइनेस्ट आपको जो है वो आर्किटेक्चर बना करके दिखाऊंगा, या एक जो मॉन्यूमेंट है वो बना करके दिखाऊंगा। तो इन्होंने ये जो बीबी का मकबरा है ना, रेप्लिका ऑफ ताजमहल है, इट वाज बिल्ट बाय हिम, अपनी उनके याद में। तो जो बीबी का मकबरा है, इट वाज बिल्ट बाय हिम, और एक बहुत पुअर इमिटेशन है आपकी ताजमहल की। उतना अच्छा तो कहाँ बनना, बट उससे कम काफी खराब बना था ये। तो उसके बाद इनके द्वारा जो आपकी मोती मस्जिद है औरंगाबाद में बिल्ड की गई, जहाँ पे नियर, कहाँ पे वो, दिल्ली के आसपास। ठीक है, उसके बाद इनिशियली औरंगजेब बैन द
कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हिंदी टेम्पल एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टेम्पल, देन ही बिगेन अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग द हिंदू टेम्पल। अब देखिए धीरे 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 धीरे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो औरंगजेब की प्रोग्रेशन है ना, इस लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, जो प्रोग्रेशन है वो किसकी तरफ हो रही है, द प्रोग्रेशन ऑफ हिम बीइंग अ वेरी ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी, एंड वो जो उनका नेचर है ना वो कैसे ड्विंडल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। पहले उन्होंने क्या करा कि आप नए टेम्पल नहीं बनाओगे, दूसरा फिर आप रिपेयर नहीं करोगे, और लास्टली जब चरम काष्ठा पे पहुंच जाते हैं ना ये, तो उन्होंने क्या करा, जो आपके टेम्पल हैं उनको भी तोड़ने, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल है ना उनको तोड़ना शुरू कर दिया इनके द्वारा। ठीक है, तो जो पॉलिसी थी, सुलह कुल की पॉलिसी थी, जो सेकुलर नेचर था एक मुगल एम्पर का, जो एक इमेज थी, एक तो देखिए इनके द्वारा खुद झरोखा दर्शन जैसी चीजें चलाई गई, लेकिन लोग उनके जो नेचर ऑफ देयर लाइक द वे दे वर रूलिंग द इंडियन पीपल, ठीक है, उस वजह से भी उनको भगवान टाइप का दर्जा दिया हुआ था, वो सब जो है वो यहाँ से इमेज जो है वो ड्विंडल होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सच डिक्रीज इश्यूज बाय द औरंगजेब। ठीक है, इस प्रकार की जो उनके द्वारा आतताई की गई है ना उस वजह से 1679 ही रीइंपोज द जजिया इन पिलग्रिमेज टैक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखना है। ठीक है, जो एक जजिया जैसा टैक्स जो कि मोस्ट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर था, 1679 में इनके द्वारा जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स जो है वो री इम्पोज कर दिया गया। इसके बाद इनके द्वारा नॉट टॉलरेंट ऑफ अदर मुस्लिम सेक्ट द सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम वाज स्टॉप्ड। तो ये देखिए जो आपके इवन दो ना केवल ये उसमें ही बाकी रिलीजन से ही इनको खफा नहीं है, ये खुद मुस्लिम में जो सेक्ट में जो डिविजन्स हैं, तो जिस सेक्ट के साथ ये बिलोंग करते हैं केवल केवल उसी के प्रति इनकी उदारवादी नीति है। बाकी देखिए इन्होंने जो मुहर्रम का सेलिब्रेशन है विच इज बाय द शियाज के द्वारा किया जाता है, शिया मुस्लिम्स के द्वारा किया जाता है, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। एक्सिक्यूटेड द 9th गुरु ऑफ सिख, कौन है आपके, जो तेग बहादुर जी हैं, तेग बहादुर को, बिकॉज ही वाज कन्वर्टिंग हिम ना, उनको उन्होंने बोला कि लास्ट में आपको ये करता हूँ कि या तो आप इस्लाम धर्म कबूल कर दीजिए या मैं आपका सर काट दूंगा। उन्होंने नहीं करा एंड देन ही वाज बिहेडेड बाय हिम। तो इनके द्वारा जो आतताई की गई, इनके द्वारा जो अत्याचार किए गए वो काफी प्रोमिनेंट है बाद की पीरियड में। ठीक है, ही इट ऑल्सो हैड रिजल्टेड इन द रेबेलियस ऑफ जाट मथुरा एंड सतनामी ऑफ मेवाड़, देयर औरंगजेब वाज हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब ये बात आता है ना कि जब हम इसके डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम औरंगजेब को, तो औरंगजेब की पॉलिसीज में, ठीक है, यहाँ पे तो एक आई इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी, ये आपका रिलीजियस पॉलिसी में आ जाता है इनका कि किस प्रकार से इनके द्वारा किस हर एक रिलीजन के प्रति कैसा रवैया इनके द्वारा अपनाया गया। तो इवन दो आपके सन्यासीज हैं, जाट हैं, सतनामी हैं, ऑल दोज पीपल हु लेड इनटू रिवॉल्ट ना, वो सारे जो हैं वो रिवॉल्ट में चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हिम। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस, ही स्पेंट ऑल ऑफ हिज लाइफ कॉन्करिंग द डेक्कन वाला एरिया, इन्होंने अपनी जीवन के 30 साल लगा दिए, तो ही वाज ड्रेनिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एम्पायर। ठीक है, तीसरा जागीरदारी क्राइसिस। अब ये जागीरदारी हमने बहुत बारी बात करी कि क्या क्या चीजें जागीरदारी, तो ये सारी चीजें अगर आपको आ जाती है ना ऑप्शन में, इवन प्रीलिम की आपकी जो पेपर में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वर रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, है ना, कौन से थे जो औरंगजेब को माना जाता है, तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी भी होगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज भी होंगी एंड जागीरदारी क्राइसिस भी होंगे। जागीरदारी क्राइसिस इन द कि जो जागीरदार हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, उनको जो पेमेंट है वो पेंडिंग है, सैलरीज पेंडिंग है, उनको जागीर जो ग्रांट कर दी गई है बट उनको मिल नहीं रही है, विच लेड टू द बेसिकली केओस इन द डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से इट वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन। उसके बाद मनसबदारी सिस्टम ही क्रिएटेड एडिशनल मसरूत, इनके द्वारा कंडीशनल एडेड वन डिडक्शन कॉल्ड खुर्रक ए दवाब टुवर्ड द मीटिंग द कॉस्ट ऑफ द फीड ऑफ एनिमल। ठीक है, तो इनके द्वारा मनसबदारी प्रणाली में देखिए एक और चीज एडिट की गई जिसमें मशरूत है, सशर्त बनाया गया कि जानवरों के चारे की लागत को पूरा करने के लिए खुर्रक ए दवाब नामक एक कटौती जोड़ी गई। अब क्या था, मतलब मनसबदारी में आपको जो सैलरी मिलेगी ना वहां से एक कट निकाला जाएगा, कट में क्या होगा, आपका खुराक के दबाव, जो जानवरों को चारा वगैरह दिया जाएगा वहां से आपकी सैलरी कट कर ली जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट इज आल्सो बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हाँ, एक चीज और है कि इनके द्वारा देखिए जो राजपूत हैं उनको काफी हाई पोजीशन पे अपॉइंट किया गया इनके द्वारा, एंड मराठास अकाउंट फॉर साइजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर। उसके बाद मिर्जा मोहम्मद कासिम रोड आलमगीर नामा, ठीक है, आलमगीर इनका नाम है, तो लिखा किसके द्वारा है, मोहम्मद मुअज्जम कासिम, इनके बारे में। हिज रिलीजियस पॉलिसी वाज रिस्पांसिबल फॉर टर्निंग द राजपूत द मराठा सिख इनटू द एनिमी ऑफ मुगल एम्पायर। तो जैसी भी इनके द्वारा रिलीजियस पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई, ये सारी क्या होती हैं कि इनके खिलाफ ही पड़ जाती हैं। तो यहाँ तक था आपका
औरंगजेब के बारे में। इसके बाद व्हेन ही डाइड इन 1707, तो एक बहुत बड़े एम्पायर को छोड़ के जाते हैं, बट वो अंदर से काफ़ी खोखला हो गया है। और जो फिर उसमें जो एडिशन वो की किसने कर दी, वो एडिशन करी गई आपके इनके जो वीक रूलर हैं, द वन हु आर डीजेनरेटेड इन द सेंस, उनके जो कैरेक्टर है मॉरली बिल्कुल डीजेनरेट हैं वो, ठीक है। इस वजह से होता क्या है कि वो जो आपके ऊपर हम बोलते नहीं है कि आग में घी डालने का काम करा किसने, जो बाद के जो रूलर्स हैं उनके द्वारा इतने बड़े एम्पायर को रखा नहीं जा सका, उनके द्वारा संभाला नहीं गया। आप फिर देखते हो कि 1707 से लेकर के 19 के बीच में कैसे सिर्फ इस 8-10 साल के पीरियड में ही आपके 5-6 जो 6-7 रूलर हैं वो चेंज हो जाते हैं मुगल एम्पायर में। 6 सालों में 7 सालों में आपके 7 शासक जो हैं वो बदल जाते हैं। इट शोज द नेचर ऑफ अ वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस लेटर रूलर्स, द वन हु वर नॉट एबल टू एक्वायर दिस एंटायर और बेसिकली सस्टेन दिस अ वेरी लार्ज और अ बिग एम्पायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ तक हमने जो है एंटायर आपके मुगल एम्पायर को कवर कर लिया और मुगल पीरियड को हमने कवर कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग ओनली वन टॉपिक जो आपका मेडिएवल हिस्ट्री का बच रहा है, दैट इज द भक्ति मूवमेंट। सो थैंक यू सो मच। आई सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर।